नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोगों ने इसके पहले अप्रॉक्स 26 या 25 लेक्चर्स करीब देख लिए हैं। लेक्चर्स पर ध्यान मत दीजिए। बेसिकली क्या है, लेक्चर्स पे क्या है कि जो सीक्वेंसिंग आएगी वो एक सीक्वेंस में ही लेक्चर आएंगे, क्योंकि नंबर याद करना कंटिन्यू, जैसे 2 दिन पे 3 दिन पे आप जैसे रिकॉर्ड करते हो कंटिन्यू, तो नंबर याद करना हो सकता है मुश्किल हो या कहीं गलती हो जाए। तो लेक्चर अपने सीक्वेंसिंग में आएंगे। मेरे अकॉर्डिंग 27 लेक्चर्स होगा आपका, और उसके आगे का टॉपिक होगा जो उसके पहले पढ़ रखे थे। जैसे इसके पहले हमने क्या कवर किया था, हमने बताया था आपको कि जल प्रदूषण हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा जल प्रदूषण के आगे का टॉपिक है मृदा प्रदूषण। देखिए, मृदा प्रदूषण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इस लिहाज से नहीं कि यूपीएससी में आएगा, किसी स्टेट एग्जाम में आएगा, इस लिहाज से भी कि दैनिक जीवन मृदा में निकलता है। पक्की सड़कें बन गई हैं, लेकिन गाँव वगैरह में अभी भी बहुत सारे कार्यक्रम वो मृदा में ही होते हैं। तो मृदा प्रदूषण से उनको बचाना है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि हमारे यहाँ किसान अन्नदाता होते हैं। पूरे देश का जो पालन पोषण भरण होता है वो कौन करता है? अन्नदाता करते हैं। अन्नदाता कौन है? किसान है। तो मृदा प्रदूषण के विषय में अगर हमको पता होगा अच्छे से, तो हो सकता है हम उनको भी अच्छे से समझा सकें, या किसी एक व्यक्ति को भी बता सके तो वो 2 को बता दे, फिर वो ऐसे ही एक चैन बनती जाए और जागरूकता फैल सके। इसलिए मृदा प्रदूषण भी पढ़ते हैं। पर्यावरण को बचाना है, इसलिए भी इसको हमने अच्छे से करना है। तो इसीलिए आइए, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में ना घुसते हुए सीधी बात करते हैं। मृदा प्रदूषण क्या होता है? सबसे पहले ये देख लीजिए कि मृदा प्रदूषण की डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हो। बेसिकली क्या है कि मृदा प्रदूषण बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोग 4 लोग मिलके अपने घर पे रहते हो और कोई रैंडमली कोई आ जाए जिसको आपके 4 लोगों के अलावा कोई, मतलब आप 4 लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है गांव के व्यक्ति जानते हो या फिर शहर में जहाँ पर रहते हो कोई जानता हो, लेकिन आप में से कोई ना जानता हो। आ करके उसके बाद वहाँ पर वो अपना अधिकार जमाने लगे कि कहे कि इस घर पे मेरा पुश्तैनी अधिकार है, आप लोग अभी यहाँ पर आके रह रहे हो, और दुनिया भर की बातें करें, तो आपके लिए वो अवांछित है, अवांछनीय है, या जैसे एंशियन हिस्ट्री में विदेशी कहा जाता था। अगर कोई एक गांव से दूसरे 10 गांव 20 गांव छोड़ के जाता था तो उसको विदेशी कहा जाता था अपने ही देश में। उसी प्रकार से तो मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण और फसल उत्पादन और उत्पादकता पर पड़े, और जिससे मृदा की गुणवत्ता, उपयोगिता नष्ट हो जाए। गुणवत्ता और उपयोगिता मृदा की नष्ट हो। हमारा जब कोई आए हम पे अधिकार करने का दावा करे, हमारे घर पे अधिकार करने का दावा करे, जिससे हमारे पर्सनल जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने रखा हुआ है कि हमारा घर हमारे नाम है, उस पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाए, उस पर डाउट होना स्टार्ट हो जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आकर के ऐसा बंदा बोल रहा है, तो कुछ बात होगी या नहीं भी होगी। तो हुआ कैसे ये चीज़ें, और एक समय ऐसा है कि उसने झूठा मूठा केस बनाया, और केस बना करके वो घर हथिया लिया था। आपका कोई दूसरा आया, उसके तीसरे की मदद ली, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करवाया और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके उस घर को हथिया लिया और आप बेघर हो गए। सेम चीज़ देखिए, ये सिर्फ काल्पनिक चीज़ें ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन एक काल्पनिक, ये आपको समझाने के लिए कल्पना के दौर से आप गुजरिए और समझिए कि इस कल्पना के दौर में उस मृदा के साथ क्या प्रभाव पड़ता होगा, मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, जब उसको एक अननोन क्रियाओं से गुजरना पड़ता होगा, जब कुछ ऐसे अन्योन तत्व आ जाते होंगे जिनका उनसे कोई दूर दूर तक वास्ता ना हो, और जो कि कृत्रिम रूप से किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए हों, आ करके उनकी खुद के घर को उजाड़ के चले जाएं, तो कैसा महसूस होगा। ये कहानी जो मैंने 4 लोगों की बताई वो पारिवारिक रूप से इसीलिए बताई। ठीक, अब आगे आ जाइए। जिससे मृदा की गुणवत्ता और उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, मृदा प्रदूषण कहलाता है अवैध कब्जा जिसको कहते हैं, वही
मतलब जैसे अब वो आ गया अवैध कब्जा करके रहने लगा, तो ये सारी चीज़ें वो उनकी कल्पना अलग है, लेकिन यहाँ इसके टर्मिनोलॉजी में समझाने का मतलब मेरा मीन्स अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ चुके होंगे। अब इसमें कुछ तत्व हैं जैसे कैडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, कीटनाशक पदार्थ हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, जो कि नॉर्मली जब किसान खेती करते हैं तो वो कीटनाशक बेसिकली छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने के लिए करते हैं, और उन मात्रा उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मृदा की पोषक तत्वों की जो क्षमता होती है वो भी खत्म होती चली जाती है। खरपतवार नाशी पदार्थ, विषैली गैसें आदि प्रमुख प्रदूषक हैं। औद्योगिक कचरे में पारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और स्टेट एग्जामों में तो नॉर्मल फैक्ट आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं। हाँ, बोल सकता है कि मृदा प्रदूषण में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि वो रिसर्च नहीं करना चाहते हैं। औद्योगिक कचरे में पारा, सीसा, तांबा, जस्ता, कैडियम, साइनाइड्स, थियोसाइनाइड्स, क्रोमेट, एसिड, क्षारीयता, कार्बनिक पदार्थ आदि जैसे रासायनिक, ये सब रसायन हैं। ये पूछ सकता है कौन कौन से रसायन शामिल होते हैं। ये यूपीएससी में डायरेक्ट इनडायरेक्टली 4 5 6 10 आजकल स्टेटमेंट की तो भंडार है, समझ लो यूपीएससी में वो 8 7 7 8 8 स्टेटमेंट तक दे देता है। और ऐसा नहीं है बस एक स्टेटमेंट पे ये रहेगा पारा, दूसरे में सीसा, तीसरे में तांबा, चौथे में आपका रहेगा कीटनाशक पदार्थ, ऐसे रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ऐसे, उसके बाद नीचे पेयर बना देगा, मतलब एक पन्ने में एक क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं मृदा प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं, टाइप क्या हो सकते हैं। बिंदु स्रोत पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होता है, एक डिफ्यूज पोल्यूशन होता है, विसरित प्रदूषण, विसरित डिफ्यूज इंग्लिश में और विसरित हिंदी में। बिंदु स्रोत प्रदूषण होता है आपका पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। तो आइए देखते हैं पहला बिंदु स्रोत प्रदूषण क्या है कि एक विशेष क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट घटना अथवा घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण, ध्यान से सुनिएगा, एक विशेष क्षेत्र होगा आपका कोई, मान लीजिए ये आपका कोई विशेष क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर बना हुआ है, जो लोग रहते हैं आप समझ सकते हैं, ठीक, और ये मैदान वगैरह है, यहाँ पर रोड्स वगैरह निकली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है, ठीक। वो कह रहा है एक विशेष क्षेत्र के भीतर की बात कर रहा है, इसी में नालियाँ भी निकाल दीजिए घर के बगल बगल से, चारों तरफ से निकली हुई हैं, ठीक। ये विशेष क्षेत्र के भीतर एक विशेष घटना अथवा घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण होने वाला मृदा प्रदूषण, जिसमें प्रदूषक या पॉल्यूशन में निर्मुक्त किए जाते हैं तथा प्रदूषण के स्रोत और प्रदूषक की सुगमता पहचान की जाती है। या फिर बिंदु स्रोत पॉल्यूशन के मुख्य स्रोतों में मानव जनित गतिविधियां सर्वप्रमुख हैं और या शहरी क्षेत्र में सामान्य है। जैसे कि मैंने बनाया, अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने नालियाँ निकाल दी हैं, ठीक, ये एक नाली का सिरा हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ भी नालियाँ निकाल दी, यहाँ भी नालियाँ निकाल दी, यहाँ भी एक सड़क निकाल दी, यहाँ नालियाँ निकाल दी, यहाँ नालियाँ निकाल दी, यहाँ सड़कें निकाल दी जो रोड से जा रही है। तो इस घर के कचड़े जो निकलेंगे यहाँ से, इस नालियों से होकर के वो बिंदु स्रोत से कहाँ पहुँच जाएँ, किसी बड़े टैंक में पहुँचे, बड़े टैंक से वो जो है मेन होल में पहुँचे, मेन होल से फिर वो ऐसे कर करके नदियों में मिल जाए। उसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र मान लीजिए, इसे में कहीं पर यहाँ पर आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक, यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि फैक्ट्री को ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, बना तो सकते नहीं। तो वहाँ से जो कचड़े और कूड़े निकलते हैं या फिर जो उनका गंदा पानी निकलता है, वो बिंदु स्रोत के एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से मानव द्वारा है। देखिए, मानव जनित गतिविधियाँ सर्वप्रमुख होती हैं। डिफ्यूज पोल्यूशन या विसरित प्रदूषण की बात करें तो यह प्रदूषण व्यापक क्षेत्र में फैला होता है, जो मृदा में संचयित होता है और इसका एकल अथवा सुगमता से पहचाना जाने वाला स्रोत नहीं है। ये मतलब कि एक प्रकार से बहुत कठिनाई से आपको इसकी पहचान होगी, जल्दी से आप पहचान नहीं पाएंगे। बिंदु स्रोत क्या है, तो मान लीजिए बिंदु स्रोत एक शहर में है और भाई नालियाँ बनी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो मृदा से ही होके तो जाएंगी, या पृथ्वी पे हो तो ऑब्वियस सी बात है कहीं अलग से तो कुछ बनाना नहीं है ना उसके लिए।
अब आप हो तो मिट्टियों को हटा करके पक्की सड़कें बनाते हो, नालियाँ बनाते हो, और सड़कों के बगल नालियाँ होती हैं और क्यारी टाइप की बनी होती हैं। उसके बाद उसको एक मेन होल में मिला करके वो फिर बड़े होल में मिलता है, उसके बाद वो नदियों में गिर जाते हैं इस हिसाब से। तो वो जहाँ से निकल रहा है, ये चीज़ें जहाँ से निकलेंगी वहाँ के मृदा को तो उन्होंने प्रदूषण युक्त कर दिया है। वही चीज़ें बता रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं, मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। सतत कृषि गतिविधियां, सतत कृषि मतलब रासायनिक का उपयोग न हो और असतत रसायन का उपयोग करने के बाद। औद्योगिक कचरा, जैसा कि मैंने बताया, लैंडफिल से होने वाला रिसाव, घरेलू कूड़ा कचरा, खुली जगह पर कूड़ा फेंकना, पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे और अनियंत्रित पशुचारण, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं आपके कारण में। अब हम आ जाते हैं इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं मृदा प्रदूषण के। तो पहला, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, खाद्य प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया और जीन का संचय हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि की उत्पादकता में कमी आ जाएगी। उसके बाद ये याद रखिए, उर्वरक और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से माइक्रोबियल गतिविधियों के कारण पोषक तत्व का निलक्षण, मतलब जो पोषक तत्व होंगे नीचे रिसकर चले जाएंगे और उनका अम्लीकरण भी हो जाएगा। एक सिंक होल के रूप में मृदा का निर्माण हो जाएगा। ये इतने कुछ कारण हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अगर आपने ये कारण याद रखे तो ऑटोमेटिक ये याद तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमें हेडिंग चाहिए, हमें सब चीज़ें याद नहीं रह सकती ना। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सारी चीज़ें हमें याद नहीं रह सकती हैं। जब हमें ये पता है कि सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी तो फिर दिक्कत है ना कि हम हैंडल कैसे करें। हमें हैंडल भी तो करना है। तो इसीलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। अगर हम बात करें तो मृदा प्रदूषण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों मृदा पर निर्भर करते हैं। सीधी बात है कि उनके ही द्वारा ये जो पुनर्चक्रण वाला कार्यक्रम होता है वो उनके ही द्वारा चलता है, ठीक है। और उनके ही द्वारा जब चलेगा तो निर्भरता ज़्यादा होगी, ठीक। उसके बाद बड़े जीवों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव के विषय में जैसे WHO ने कहा है कि विश्व भर में 2 अरब लोग मृदा संचरित कृमि या हेलेमिथिन से संक्रमित है। हेलेमिथ से संक्रमित हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद जरूर रखिए आप, ठीक। कृम, यूपीएससी कभी कभी ऐसे वर्डों को लेकर के पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन बना देती है। उसके बाद खाद्य प्रदूषण के विषय में मैं बात कर रहा है कि खाद्य प्रदूषण होगा। प्रदूषण मृदा के संपर्क को भारी धातु, रेडियोधर्मी, नाभिक, परिसिस्टेंट, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आदि के जैविक संचयन के कारण खाद्य प्रदूषण के संभावित स्रोत के रूप में पहचाना गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और जिन का संचय की बात करें तो मानव एवं पशु चिकित्सा, पशुधन, कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक उपयोग और दुरुपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण मृदा अत्यधिक प्रतिरोधी रोगजनक बैक्टीरिया का भंडार बन जाती है। याद रखिएगा फिर से कि मानव एवं पशु चिकित्सा, पशुधन, कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक उपयोग और दुरुपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण जो मृदा होती है वो अत्यधिक प्रतिरोधी रोगजनक बैक्टीरिया का भंडार बन जाती है। और एक समय के बाद, जैसे कुछ समय तक आप कोई दवा ले रहे हो तो आपको लगता होगा कि हाँ ये दवा मेरे लिए असरदार है और हमें इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन आपको पता हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा होता है कि वही दवा आपको रिएक्शन करने लगती है जब उसको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो। वही सेम चीज़ है कि आप ज़्यादा रसायन का यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना मृदा पे। वही यहाँ पर भी बता रहे हैं। खाद्य सुरक्षा पर जब ऑब्वियस सी बात है मृदा प्रदूषण फसल के उपजाऊपन को कम कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि खाद्य सुरक्षा जो अभी हम पूरे देश को खिला पा रहे हैं शायद उस स्तर से खिला ना पाएँ।
कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी, मतलब कहने का 10 किलो की जगह 5 किलो इसी हिसाब से होगा। जैसे भारत में मृदा क्षरण 147 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उर्वरक के कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग बता चुके हैं, ये एक सिंक होल के रूप में मृदा हो जाएगी। ठोस अपशिष्ट की डंपिंग के लिए मृदा का एक सिंक के रूप में उपयोग किया जाता है। भाई एक ठोस अपशिष्ट की डंपिंग मतलब कि बहुत जो कठोर कठोर टाइप के मटेरियल होते हैं आपके, उनको कहाँ डाला जाता है? मृदा में गड्ढा करके नीचे दबा दिया जाता है। उससे भी मृदा को नुकसान हो रहा है। वो रिस कर निकल के कहाँ जाएंगे? चारों तरफ फैलेंगे और उनके जो हानिकारक पदार्थ हैं ऊपर तो नहीं आएंगे, ठीक है, मानव को नुकसान नहीं होगा, लेकिन मृदा पूरी तरह से नीचे से खोखली हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इस मृदा द्वारा 2025 तक 2.2 अरब टन वार्षिक उत्पादन किया जा सकता है। आगे मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है तो देख लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना चलाई गई है। पहला, इसमें व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसल वार सिफारिशें शामिल हैं। दूसरा, इसका उद्देश्य किसानों को आगत के उचित उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने में सहायता प्रदान करना है। आगात निर्गात दो चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। नीम लेपित यूरिया के उपयोग को नियंत्रित करने और फसल के लिए इसकी उपलब्धता को बढ़ाने का उपयोग उसके बाद लागत को कम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब कुछ इनकी हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। इसमें कहा गया है कि यह योजना देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है और यह मृदा स्वास्थ्य जैविक उत्पादन में सुधार करेगी। ये दो जो पॉइंट हमने बात की है, इनमें यूपीएससी ने इसके पहले क्वेश्चन पूछ लिए हैं। 2018 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नीम लेपित यूरिया 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट। बस आपको पहचानने की जरूरत है। आप लिंक कर लो अगर ना चीज़ों को वहाँ पर बैठ के, अगर उस 2 घंटे में, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको, आपके आंसर निकल जाएंगे, पक्का है। वहाँ पर रटने की जरूरत नहीं होती यूपीएससी में ना। तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या कह रहा है आपका? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ग्लोबल सिंपोजियम ऑन सॉइल्स पोल्यूशंस की बात करें, GSOP 18 एक है, इसका 18वां समिट हो सकता है ये। यह मृदा प्रदूषण की स्थिति और प्रवृत्तियों एवं कार्यों तथा मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण पर इनके हानिकारक प्रभाव के नवीनतम आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और उनको प्रदर्शन करने के लिए ये एक साझा मंच उपलब्ध करवाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ब्लैक सॉइल, अगर हिंदी थोड़ी इसकी सही नहीं लग रही, सॉइल होता है ना, मृदा के विषय में अगर बात करें तो ये भी एक संस्था है कोई। यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करके ज्ञान साझाकरण एवं तकनीकी सहयोग के लिए मंच के रूप में कार्य करके काली मिट्टी, जैसे मैंने बोला ब्लैक सॉइल मतलब मृदा, काली मृदा, मिट्टी के संरक्षण और दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ावा देगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन केमिकल सेफ्टी ने 10 रसायनों अथवा रसायनों के समूह की पहचान की है जो प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न करते हैं। इनमें कुछ के नाम जैसे कैडमियम, सीसा, पारा, डाइऑक्सिन जैसे पदार्थ और अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक शामिल हैं। 4 R की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये 4 R हैं, इनको आप रट डालिए, ये रॉ मटेरियल की तरह आपका मेंस में बहुत सहयोग करेंगे। तो जैसे रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये कुछ आपके नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए। संस्थागत ढांचा की बात करें, आगे की राह क्या हो सकता है, तो संस्थागत ढांचा की बात कर लेते हैं। तो यही है कि AFO की वर्ल्ड साइट चार्टर की अनुशंसा है कि राष्ट्रीय सरकारों को मृदा प्रदूषण पर नियमों को कार्यान्वित करना चाहिए और मानवीय स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु हानिकारक पोषक तत्वों के संचय को सीमित करना चाहिए। उसके बाद आगे की राह की बात अगर हम करें
तो कृषि स्रोतों से प्रदूषण को सीमित करने हेतु धारणीय या सतत मृदा प्रबंधन पद्धतियों जैसे पोषक स्रोतों की मात्रा निर्धारित करना, उर्वरक की मात्रा प्रदान करने के लिए मृदा परीक्षण करना, मृदा संरक्षण नाइट्रेट निरीक्षण को कम करने के लिए फसल आवरण पोषक तत्वों की हानि को कम करने हेतु न्यूनतम जुताई को बढ़ावा देना, धारणीय मृदा प्रबंधन स्वास्थ्य में सुधार के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों में सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है, और उनको उनमें सुधार करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक, उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसमें कृषि सिंचाई के संदर्भ में जलाभाव के मुद्दे का समाधान करने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। शहरी अपशिष्ट में विद्यमान दूषित पदार्थों और रोगजनक जीवों को कम करने के लिए कंपोस्टिंग और पूर्व उपचार जैसी संधारणीय तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थानीय मृदा उपचार का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। स्वस्थानीय मतलब समझ सकते हैं, हमने यहाँ पर एक बास्थानीय स्वस्थानीय इसके पहले पर हमने पढ़ा था, जिसमें जैसे स्वस्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, ठीक है, आपके इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं, वो इसी में आ जाएंगे आपके स्वस्थानीय में। तो स्वस्थान का मतलब है खुद जहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं वहीं पर इन चीज़ों को सुधार कर देना। या जैव उपचार, फाइटो रेमेडिएशन, बायोचार का उपयोग, नैनो कणों का अनुप्रयोग, एंजाइमों आधारित जैव उपचार इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है ताकि पशु अपशिष्ट को स्थिर करने और इसमें उपयोगी कार्बनिक उर्वरक में परिवर्तन करने के लिए किफ़ायती और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। कृषि रसायन उद्योग को कार्बनिक जैविक उत्पादों के उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जो मृदा स्वास्थ्य के सुधार में सहायता करते हों। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मृदा प्रदूषण हमारे खाने से लेकर के पर्यावरण के उस स्तर तक जुड़ा हुआ है जहाँ पर दुनिया का विनाश हो सकता है। तो इसलिए इनको नियंत्रित करना गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, हमारा और आपका भी काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए और प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ किसानों को दिया जाए ताकि वो हरित जैसे सतत क्रांति और हरे भरे पौधों को लगा सकें और अच्छे जो है वो कीटनाशक जो इसे आते हैं ना, कीट को मारने वाले जो बेसिकली लोकलों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उनका यूज हो सके। अब ये नहीं जैसे रासायनिक रूप से जो कीटनाशक आते हैं कीटनाशक को मारने के लिए, वो थोड़ा हानिकारक होते हैं, उनकी जगह पे कुछ अल्टरनेटिव लेके गवर्नमेंट को आना चाहिए ताकि और सुटेबल हो सके, मृदा की पोषकता को बनाए रखने में मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग ध्वनि प्रदूषण को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।